हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोगों का हिस्ट्री का सिर्फ लास्ट पार्ट बाकी है। ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं। इन कंपैरिजन टू द अर्लियर गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक इज नोन एज लिबरल गवर्नर जनरल। बैंटिक बिलीव डिससेटिस्फैक्शन डज नॉट ब्रिंग यूनिटी। जैसे दूसरे गवर्नर जनरल थे ना, विलियम बैंटिक उनसे अलग थे। विलियम बैंटिक को ऐसा मानना था कि आप इतना ज़्यादा किसी पे कंट्रोल रखोगे ना तो उस कंट्री की यूनिटी टूट जाएगी। तो जो विलियम बैंटिक थे ना, वो थोड़े लिबरल थे। उनकी लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना अच्छे गवर्नर जनरल माने गए थे। विलियम बैंटिक के बाद डलहौजी आए। डलहौजी इंडिया में आए 1848 में। उन्होंने फिर वहाँ पे संभाली अपनी गद्दी। वो इम्पेरियलिस्ट थे, मतलब उनको कब्जा जमाने का बहुत ज़्यादा था कि भाई मैं अपनी कंपनी को पावर में लाऊं, मैं अपनी कंपनी को पावर में लाऊं। डलहौजी ने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन अडॉप्ट की। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन मतलब सबको कब्जे में लेना। अब उन्होंने किस किस बेसिस पे लोगों को कब्जे में लिया? कुछ कंट्रीज को या कुछ प्रोविंसेस को उन्होंने वॉर के बेसिस पे कब्जे में लिया, जैसे पंजाब और पेगू, इनको उन्होंने वॉर करके कब्जे में लिया। कुछ स्टेट्स को उन्होंने किंग डाइंग विदाउट हायर, मतलब कोई कोई स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे उनके किंग की डेथ हो गई थी और उनका कोई लीगल हायर नहीं था, तो वहाँ पे उन लोगों ने इस तरह से उनको कब्जे में ले लिया। कहीं कहीं ऐसा था जहाँ पे बहुत मिसमैनेजमेंट था, तो वहाँ पे उन्होंने उसको उस बेसिस पे कब्जे में ले लिया। कहीं कहीं पे डेप्ट कलेक्शन के बहाने से अपने कब्जे में ले लिया। डेट कलेक्शन मतलब कोई स्टेट ने कंपनी वालों से लोन लिया होगा, वो लोन पे नहीं कर पा रहा होगा, तो उसने बोला कि ठीक है तू लोन पे मत कर पर मेरे अंडर में आ जा। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ को से उसने नाम के लिए कि भाई हाँ मेरे को ये कंट्री चाहिए, ये स्टेट चाहिए, तो नेम सेक के लिए उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये 5 अलग अलग रीजन थे। इस तरह से डलहौजी ने अलग अलग स्टेट को अपने कब्जे में लिया। डलहौजी सिर्फ इम्पेरियलिस्ट नहीं थे, वो रिफॉर्मिस्ट भी थे। रिफॉर्मिस्ट मतलब वो चाहते थे कि जहाँ पे मेरी कंपनी है उस कंट्री के आजू बाजू कंपनी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो। उस कंट्री में वो डेवलपमेंट के लिए डलहौजी वॉज द पर्सन जिन्होंने सबसे पहली रेलवे लाइन चालू की थी इंडिया में। सबसे फर्स्ट रेलवे लाइन थी मुंबई से थाने के बीच में, जो 1853 में बनी थी। वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, एस्टैब्लिश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिश एजुकेशन सिस्टम। बाद में वायरलेस सिस्टम मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम उन्होंने एस्टैब्लिश किया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम वो लेके आए। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे अच्छे चेंजेस भी अपने इंडिया में लाए। उन्होंने चाइल्ड मैरिज को बैन करवाया, विडो रीमैरिज, विडो मतलब जो विधवा हो जाते हैं ना उनकी वापस रीमैरिज। ये सारी चीज़ें जो पहले इंडिया में नहीं होती थी वो सब होने लग गई, क्योंकि उन्होंने ये लॉ पास कर दिया कि अब चाइल्ड की मैरिज नहीं हो सकती, विडो अपनी रीमैरिज कर सकती है। ठीक है, आगे आते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब ब्रिटिशर्स के आने के वजह से अपनी इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो समझते हैं। अपनी इंडिया पहले रॉ मटेरियल में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में थी, जो इंग्लैंड के लिए रॉ मटेरियल बनाती थी। पहले बंगाल भी बहुत अच्छी पोजीशन में था, वो बहुत सारे चीज़ों को एक्सपोर्ट करता था, क्लोथ को, रॉ सिल्क को, शुगर, जूट। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद ड्यूअल पावर आ गया। ड्यूअल पावर पॉलिसी में क्या हुआ था ना, ड्यूअल पावर पॉलिसी में तुमको याद है ऊपर नवाब सिराजुद्दौला को हरा के उन्होंने दीवानी राइट्स ले लिया था। तो ड्यूअल पावर पॉलिसी में क्या होता है ना, जो टैक्स कलेक्ट करने की जो पावर होती है ना वो ब्रिटिशर्स के पास है, और मैनेजमेंट की पावर किसके पास है? नवाब के पास है। मतलब नवाब क्या कर रहा था, उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी थी स्टेट के वेलफेयर के लिए, पर सारा पैसा कौन लेके जा रहा था? कंपनी लेके जा रहा था। इसको बोलते हैं ड्यूअल पॉलिसी। ड्यूअल पॉलिसी के बाद हुआ क्या ना, अपने जो पीसेंट्स है वो लोगों को किसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ रहा था? ये बंगाल वाले, ये ब्रिटिशर्स के हिसाब से काम करना पड़ रहा था। तो वो लोगों को अपने क्रॉप्स बहुत सस्ते दाम में बेचने पड़ रहे थे, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा क्या हो चुके थे, वो बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे ब्रिटिशर्स ने। मोर ओवर जो अपने आर्टिशियंस थे, इंडियन आर्टिशियंस, वो लोग भी पुअर और अनएम्प्लॉयड हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के बाद आर्टिशियंस वालों का काम ही खत्म हो गया था, क्योंकि वो लोग सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाते थे। मेनली वीवर्स और को काम देते थे। इंडियन वीवर्स को भी काम दिया जाता था, पर उनको एक पर्टिकुलर क्वालिटी बनानी पड़ती थी, उनको एक पर्टिकुलर इतना ही पैसा मिलता था। पीसेंट्स पुअर हो गए थे। जो विलेजेस पहले सेल्फ डिपेंडेंट थे, अब वो लोग कंप्लीटली ब्रिटिशर्स पे डिपेंड करने लग गए थे। इस तरह से अपनी इकोनॉमी इम्पैक्ट होने लग गई थी। बट कुछ कुछ इकोनॉमी को फ़ायदा भी हुआ था, जैसे रेलवे सिस्टम आया था, जैसे एजुकेशन सिस्टम आया था, विडो रीमैरिज हटा था। ये सारी चीज़ें अच्छी भी हुई थी, बट ख़राब भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। आगे आते हैं सोशल इम्पैक्ट। अपनी सोसाइटी को किस तरह से चेंज किया वो देखते हैं।
बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स फ्रीडम ऑफ थॉट्स लोगों में डेवलप हुआ। उन लोगों को समझ आया कि कोई हम पे कब्जा करके नहीं रख सकता। पहले इंडियन को ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन लोगों को फ्रीडम ऑफ थॉट का कंसेप्ट समझ आया। सर्टेन सोशल कस्टम्स जो पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट थे, जैसे कि सती सिस्टम, फीमेल को जो पेट में ही मार दिया जाता था, चाइल्ड मैरिज, ये सारी सिस्टम ब्रिटिशर्स के आने की वजह से ख़त्म हुए। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट था। राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, ये सारे लोगों ने मिलके ब्रिटिशर्स के साथ एक लॉ पास करवाया, जिसके बेसिस पे ये सारे जो गंदे गंदे सिस्टम थे, चाइल्ड रीमैरिज, सती सिस्टम, वो हटा दिए गए। इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड ड्यू टू लॉर्ड मैकविलेज एंडोवर। इंग्लिश एजुकेशन लॉर्ड मैकविले की वजह से चालू हुई, जो भी अपन के लिए अपनी सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया। अ होल क्लास ऑफ पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप ड्यू टू इंग्लिश एजुकेशन। बिकॉज ऑफ मैकविले ने, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम डेवलप करवाया, इस वजह से अब इंडिया में भी एजुकेटेड क्लास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो इस वजह से अपन को, इंडिया को, बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स कुछ फ़ायदे हुए हैं। बट इन टर्म्स ऑफ पैसों की बात करें तो अपन के जो पुअर लोग थे उनको बहुत नुकसान भी हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अपना यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अपन लोगों का नेक्स्ट, तुम लोगों का केमिस्ट्री चालू होगा कल से मोस्टली। जो निधि मैम लेंगे वो मैं आपको समझा दूंगी किस तरह से आपको केमिस्ट्री आपका करना है। उसके बाद अपन नेक्स्ट मैथ्स या साइंस जो भी होगा वो लेंगे।